दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण विमर्श और विचार 25 जुलाई 2025। 25 जुलाई 2025 ठीक। पड़ोसियों को पटरी पर लाता भारत, श्री राम चोलिया। भारत ने शांत, संयम और संवेदनशील रवैये से काम लिया और तभी मालदीव में स्थिति बदल आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 और 26 जुलाई को मालदीव के महत्वपूर्ण दौरे पर होंगे। सामरिक मायने में आम माने जाने वाले इस द्वीप समूह के 8वें स्वाधीनता दिवस में मोदी सम्मानित अतिथि ही नहीं बल्कि वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मैजू के शासनकाल के दौरान वहां राजकीय यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता भी हैं। प्रतीकात्मक और ठोस मानदंडों के आधार पर देखें तो यह भारत के पड़ोसी प्रथम विदेश नीति में एक मील का पत्थर है जिसे मोदी सरकार की परिपक्व कूटनीति का उदाहरण माना जा सकता है। यह संयोग नहीं, एक समय भारत विरोधी का राग अलापने वाले मोइजू आज मोदी के स्वागत में लाल कालीन बिछा रहे हैं। यह बदलाव भारत जैसी बड़ी शक्ति द्वारा एक छोटे पड़ोसी देश के साथ धैर्यपूर्वक और सफलतापूर्वक व्यवहार का परिणाम है। मोइजू के कार्यकाल की शुरुआत में उनके समर्थकों ने भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और भारत को मालदीव में एक उपनिवेशिक शक्ति के रूप में पेश किया था, पर भारत ने ऐसे बयानों को लेकर औपचारिक स्तर पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, अन्यथा द्विपक्षीय रिश्ते और भी बिगड़ जाते। मालदीव से प्रतिकूल संकेतों के बीच भी भारत ने इस पड़ोसी देश की विकास सहायता की राशि 470 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दी। इसके अलावा 2 प्रकार की मुद्रा विनिमय व्यवस्था भी बनाई, जिसके तहत $40 करोड़ के साथ साथ 3000 रुपये भी मालदीव को उपलब्ध कराए गए। इन प्रावधानों से अपनी डगमगाती आर्थिक स्थिति को सुधारने और ऋण के बोझ को घटाने में सहायता मिली। बदहाली के शिकार मालदीव को संकट के समय उबारने वाला एकमात्र देश भारत था, जिसकी मौजूद जिस चीन के मुरीद रहे थे उसने उन्हें कोई रियायत नहीं दी। यह भी एक तथ्य है कि मालदीव की मुश्किलें चीनी कर्ज के जाल में फंसने से बढ़ी थी। भारत ने मालदीव को दयनीय दशा को बखूबी भांपते हुए अपनी उदारता से सिद्ध किया कि भारत बड़े दिल वाला पड़ोसी है जो न केवल प्राकृतिक आपदा में काम आता अपितु राष्ट्रीय संकट से भी निजात दिलाने की मंशा और क्षमता रखता है। ऐसी ही परिस्थितियों से भारत ने 2022 में श्रीलंका को उबारा था। चीनी कर्ज बोझ के करा रहे श्रीलंका को तब लगभग $4 अरब की आपात सहायता प्रदान की थी। इसका भी परिणाम है कि आज श्रीलंका में सत्तारूढ़ जनता विमुक्ति परमुना जो पूर्व में भारत विरोधी पार्टी थे, आज वह भारत को घनिष्ठ मित्र के रूप में देखती हैं। आज वहाँ की सरकार भारत के विरुद्ध हिंद महासागर चीनी साजिशों का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। ऐसी कवायदते से यह लग सकता है कि जैसे भारत मौद्रिक सहायता के बदले अपने प्रति निष्ठा चाह रहा है। क्या वित्तीय कूटनीति खेल में दक्षिण एशिया में चीन को मात दे रहा है? हालांकि यह केवल आर्थिक उदारता ही नहीं, जिसकी वजह से मालदीव और श्रीलंका जैसे छोटे द्वीपों को यह एहसास हुआ भारत उनके भविष्य के लिए अपरिहार्य है। अक्टूबर 2024 में भारत और मालदीव ने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और उसके अंतर्गत रक्षा सहयोग का विकास हुआ। आज संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, भारत द्वारा मालदीव के सैनिकों का प्रशिक्षण और मालदीव को जहाज उपलब्ध कराना आदि सक्रिय रूप से जारी हैं। इसके बावजूद अनदेखी नहीं की जा सकती घरेलू राजनीतिक कारकों और संतुलित विदेश नीति के नाम पर भारत के छोटे पड़ोसी समय समय पर चीन या अन्य बाहरी शक्तियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और भारत ऐसी युक्तियों को अवरुद्ध भी नहीं कर सकता। भारत के हाथ में बस इतना है कि वह छोटे देशों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दे, इन पड़ोसियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से बचे और विकल्प पेश करे जो चीन की तुलना में अधिक भरोसेमंद और निर्देशात्मक न केवल परामर्शात्मक हो। मोइजू के सकारात्मक कायाकल्प को चीन की हार और भारत की विजय कहकर ढिंढोरा पीटना या मालदीव को सबक सिखाना अथवा उसकी हैकड़ी निकालना जैसे दावे उचित नहीं। मालदीव के लोग को आजीविका के बड़े स्रोत पर्यटन में चीन, रूस और ब्रिटेन जैसे देश भारत से आगे निकल गए हैं। मोदी की मालदीव यात्रा के बाद भारत पुनः मालदीव में पर्यटन भेजने वाला अव्वल देश बन सकता है। पर्यटन के प्रति जरिए
पर्यटन के जरिए लोगों के बीच मेल मिलाप और सांस्कृतिक विनिमय से कूटनीतिक संबंध प्रगाढ़ के होते हैं। मालदीव की शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि खेल कूद के क्षेत्र में भारत का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। यही असली गारंटी है कि चाहे वहाँ सरकार बदले या कायम रहे, भारत का प्रभाव इसी प्रकार बना रहेगा। विदेश नीति का आक्रोश भरी प्रतिक्रिया या जल्दबाजी के आधार पर सफल नहीं हो सकती। पड़ोसी देशों के संदर्भ में भूगोल चुना नहीं जाता, बल्कि यह पूर्व निर्धारित होता है। इसलिए भारत ने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए शांत, संयमित और संवेदनशील रवैये से काम लिया और तभी मालदीव ने पिछले 1.5 वर्षों में स्थिति बदली और मोदी सरकार की इस उपलब्धि से हमें गर्व करनी चाहिए। आगे इसी तरह के सूझबूझ भरे राजनीति की आशा रखनी चाहिए। लेखक जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर और डीन। अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली पहल, डॉक्टर मोनिका शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने देहदान और अंगदान करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने देहदान और अंगदान करने वाले को गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही 26 जनवरी और 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्वों पर उनके परिजनों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया। यह पहल अंगदान और देहदान के प्रोत्साहन के लिए सराहनीय है। यह किसी भी जीवन बचाने में उसकी सहायक साबित होगी। इससे देहदान के प्रति लोगों की हिचक दूर होगी और अंगदान करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में बदलती जीवन शैली के कारण कई लोग कम आयु में ही गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। दुखद यह है कि अंगदान के प्रति सजगता की कमी के कारण कई लोगों जीवन छिन जाता है। वहीं देहदान के प्रति बेरुखी की चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान में बाधा उत्पन्न होती है। देश भर में कई लोग मुर्दा, लिवर, कॉर्निया और हृदय प्रत्यारोपण इंतजार में। अंग प्रत्यारोपण प्रतीक्षा सूची में शामिल 85% लोगों को किडनी की आवश्यकता होती है। हमारे देश में औसतन हर 10 लाख लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति अंगदान करता है, जबकि ऑर्गन रिसीविंग एंड सीविंग अवेयरनेस नेटवर्क इंडिया के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों को अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट है कि अंगदान के प्रति आमजन की उदासीनता और जागरूकता की कमी के साथ सरकार स्तर पर इसकी उपेक्षा भी एक बड़ी समस्या है। जन जागरूकता लाने और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए ऐसी सार्थक पहल स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार ने भी अंगदान करने वालों के परिजनों को रेल में मुफ्त यात्रा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने जैसे निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अंगदान करने वाले स्वजनों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का फैसला किया है। हालांकि हमारे देश में अंगों की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर है। देहदान के प्रति लोगों में उदासीनता का भाव नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटर ऑर्गेनाइजेशन 2023 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 1099 अंग डोनेट किए गए, जिनमें से तेलंगाना में 252 डोनेशन हुए, जबकि मध्य प्रदेश में यह संख्या मात्र 8 थी। इसलिए सरकार की सार्थक पहल लोगों को जागरूक बनाकर अंग प्रत्यारोपण को इंतजार में बैठे मरीजों का जीवन सहजता से सहायता हो सकती है। नागरिकों की ओर से स्वैच्छिक अंगदान ही अंग प्रत्यारोपण का एकमात्र वैध तरीका है। इस दिशा में प्रशासनिक स्तर पर प्रोत्साहन देने वाली यह पहल अनुकरणीय है। समाज को भी इस मुद्दे पर सकारात्मक भूमिका निभानी होगी और अंगदान करने वाले परिजनों के योगदान को पहचानने और सराहने का भाव विकसित करनी चाहिए। शोध को मिलेगी महत्ता। 4 वर्षीय स्नातक पद्धति उच्च शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ भविष्य में भारत को एक वैश्विक ज्ञान शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शैक्षणिक संरचना में एक युगांतकारी परिवर्तन के रूप में सामने आई। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिकतम समग्र, लचीला, बहुविषयक और वर्तमान युग की आवश्यकता के अनुरूप बनाना है। इस नीति के अनेक नवाचार प्रावधान महत्वपूर्ण पहल यह है कि स्नातक उपाधि को 4 वर्षीय स्वरूप प्रदान करते हुए उसमें शोधात्मक दृष्टि से समाहित किया गया है। यह प्रावधान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रारंभिक चरणों से ही जिज्ञासा, नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन की भावना को विकसित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। अब तक देश में स्नातक स्तर की शिक्षा मुख्यतः त्रिवर्षीय
पद्धति पर आधारित है, जिसमें छात्रों में उनकी अभिरुचि और विषय वृत्तियों के अनुरूप अनुशासन केंद्रित अध्ययन का विकल्प उपलब्ध कराया जाता था। इस नीति से ढांचे में आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों के शोध आधारित अधिगम की प्रति प्रेरित करती, जिससे वे केवल ज्ञान के उपभोक्ता ही न रहे बल्कि अपितु ज्ञान के सजग भी बन सके। 4 वर्षीय स्नातक पद्धति की प्रमुख विशेषता इसका लचीलापन है, जो इसे पारंपरिक त्रिवर्षीय पद्धति से विशिष्ट बनाता है। इस पद्धति के लचीलेपन का सर्वाधिक सराहनीय पक्ष यह है कि यह स्नातक के विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान किसी कारणवश शिक्षा अधूरी रह जाने की स्थिति में भी व्यवस्थित मान्यता प्रदान करती है। इस प्रणाली में छात्र यदि 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी हो तो उन्हें प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के उपरांत डिप्लोमा, 3 वर्ष तक स्नातक उपाधि और 4 वर्ष स्नातक के साथ साथ शोध आधारित उपाधि प्राप्त होगी। छात्रों की यह सुविधा भी वे चाहे अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा कर सके। इसी के विपरीत त्रिवर्षीय पद्धति में यदि विद्यार्थी किसी कारणवश शिक्षा बीच में छोड़ दे तो उनके अध्ययन को कोई औपचारिक मान्यता नहीं मिलती थी, वे पूरी शिक्षा पुनः आरंभ से करने के विवश हो जाते थे। इस दृष्टि से 4 वर्षीय शिक्षा प्रणाली संवेदनशील, समावेशी और यथाप्रक है, जो छात्रों को विविध परिस्थितियों को समझते हुए शिक्षा की मुख्य धारा में बनाए रखने का अवसर प्रदान करती हैं। यह शिक्षा क्षेत्र में न केवल संरचनात्मक सुधार अपितु शिक्षा को अधिकतम मानवीय और व्यवहारिक बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल भी है। 4 वर्षीय स्नातक पद्धति एक लाभ यह भी है कि इसके उपरांत विद्यार्थी सीधे राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में नेट के लिए पात्र हो जाते हैं और पीएचडी में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि छात्र अपनी स्नातक उपाधि न्यूनतम 75% अंक समकक्ष ग्रेड के साथ पूर्णतः करते हुए अपराध स्नातक डिग्री के अनिवार्यता से मुक्त कर लिया जाता है। यह परिवर्तन न केवल शैक्षणिक मार्ग को अधिक लचीला और सुलभ बनाता है अपितु समय और संसाधनों की बचत करते हैं। विद्यार्थियों को शीघ्र अनुसंधान की दिशा में अग्रसर होने का अवसर भी प्रदान करता है। ये विद्यार्थियों की अकादमिक उत्कृष्टता की राह को अधिक स्पष्ट और सुगम बनाने वाले हैं। 4 वर्षीय स्नातक पद्धति का एक उद्देश्य भारत में शोध और गुणवत्ता को सुदृढ़ करना भी है। पारंपरिक प्रणाली में प्राय ऐसा होता था कि अनेक छात्र बिना पर्याप्त अभिरुचि या तैयारी के केवल शैक्षणिक अनिवार्यता के कारण शोध में प्रविष्ट होते थे, जिसके साथ शोध गुणवत्ता प्रभावित होती। नई प्रणाली में इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करती है। इसमें से गहन अध्ययन अनुसंधान के केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सुलभ होंगे जो वास्तव में गंभीर अध्येता है और शोध के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। वहीं जिन छात्रों में रुचि शोध में नहीं है तो वे 3 वर्ष के भीतर ही अपने शिक्षा पूर्ण कर इच्छित दिशा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार यह पद्धति न केवल छात्रों को व्यक्तिगत आकांक्षाओं को सम्मान करती है अपितु उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शोध और उत्साहन को भी मंशा रखती है। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के कारण कुछ चुनौती भी हैं। एक चुनौती महाविद्यालय शिक्षकों के समक्ष पारंपरिक शिक्षण के साथ इस नवीन अनुसंधान आधारित शिक्षण का तालमेल बैठाने की भी आएगी। यह बड़ी व्यवस्था के अधिक शैक्षिक के मानसिक तरीकों हैं जिसमें निपटने के कार्य शिक्षक को स्वयं ही करना होगा। वस्तुतः इस दिशा में समर्थ शिक्षकों को स्नातक स्तर पर छात्रों का अनुसंधान, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण करने के प्रशिक्षित होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और एनपीए 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण कार्य को बल दिया जाए। सभी हितों के साधने वाला व्यापार समझौता। भारत और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते ने एक प्रमुख बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ सेवा प्रदाताओं और किसानों के हित की रक्षा करेगी। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर सहमति बन गई है। यह भारत यूके व्यापार आर्थिक समझौता के अस्तित्व में आने से रोजगार की संख्या की वृद्धि सर्जित होंगे। भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और व्यवसायियों के नए वैश्विक बाजार मिलेंगे। ये गुणवत्ता वाली वस्तुओं की किफायती दरों पर पहुंच भी सुनिश्चित होगी। सीईटीए की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के मुक्त व्यापार समझौते का अनुरूप ही है। यह मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनाने के संकल्प से जुड़ी रणनीति पर एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को स्थापित करने तथा भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में ऐसे समझौते मुक्त व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विकास बढ़ाते हैं। पिछले यूपीए सरकार ने भारत के दरवाजे पर
प्रतिद्वंदी देशों के लिए खोलकर भारतीय व्यवसायियों को खतरे में डालने वाला रवैया अपनाया था। यूपीए सरकार के विकसित देश भारत के मुक्त व्यापार समझौते का इच्छुक थे। हालांकि अब देश की गिनती दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्था में होने लगी थी। वही प्रधानमंत्री नेतृत्व में आर्थिक काया की पलट की। भारत सकल घरेलू उत्पाद 14 से लगभग तिगुना बढ़कर 331 लाख करोड़ रुपये हो गया है। क्रांतिकारी सुधारों, कारोबारी सुगमता, प्रधानमंत्री के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आकर्षक आर्थिक गंतव्य के रूप में उभारने में मदद की है, जहां विपुल संसाधन हैं। आज दुनिया भर में अद्भुत विकास गाथा का हिस्सा बनती जा रहे हैं। प्रमुख देशों द्वारा एफटीए इसी मान्यता की पुष्टि करते हैं। ब्रिटेन के साथ ये व्यापार समझौता बाजार पहुंच और प्रतिरक्षात्मक बढ़त दिलाएगा। यह करीब 99% टैरिफ समाप्त करता है, जो लगभग 100% व्यापार मूल्य को कवर करता है। यह $56 अरब के द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक अपार अवसर बनाएगा, जिसके 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है। इससे छोटे व्यवसाय समृद्ध होंगे, क्योंकि भारतीय उत्पादों को प्रतिद्वंदियों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी। खेल उपकरण बनाने वाली कंपनी कारोबार में भारी विस्तार होगा। विश्व के एक आकर्षक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त चमड़ा और जूते, वस्त्र, समुद्री उत्पाद और रेल एवं आभूषण श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होगी। इन क्षेत्रों में जहां कई छोटे व्यवसाय संचालित होते हैं, निवेश और रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। भारत के चमड़ा और जूता निर्यात में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत वस्त्र, चमड़ा और जूते के क्षेत्र में ब्रिटेन के शीर्ष 3 आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनने की बेहतर स्थिति में है। इस समझौते के बाद 95% से अधिक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क लगेगा, जिससे कृषि निर्यात और ग्रामीण समृद्धि में तेज वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे अगले 3 वर्षों में निर्यात में 20% से अधिक की वृद्धि का अनुमान है, जो 2030 तक भारत के $100 अरब के कृषि निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देगा। इससे भारतीय बाजार के लिए प्रीमियम ब्रिटिश बाजार द्वारा खुलने में जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ देशों के मिलने वाले फायदे के बराबर या उससे भी अधिक होगा। जल्द से काली मिर्च, इलायची, प्रसंस्कृत उत्पादों, अचार, दालों को भी शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। निर्यात बढ़ने से कृषि आय में वृद्धि होगी तथा गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रमाणन के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इससे कृषि मूल्य श्रृंखला में रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे। घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए एफटीए के भारत से सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। भारत ने डेयरी उत्पाद, सेब, जई और खाद्य तेलों पर कोई शुल्क नहीं रियायत दी। यह मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और कमजोर कृषक समुदाय को प्राथमिकता देने की रणनीति को दर्शाता है। समझौते से भारतीय मछुआरों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु के मछुआरों की ब्रिटिश बाजार में पहुंच सुगम होगी। यह समझौता सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और शिक्षा सहित अन्य सेवाओं में भारतीयों के लिए नए अवसर बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में एफटीए वस्तुओं और सेवाओं के कहीं से आगे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एफटीए के समक्ष भारत के दौरे कराधान का मुक्त मुद्दा सुलझाया, जो आईटी कंपनियों की परेशानी बढ़ा रहा था। ब्रिटेन के साथ समझौते के काम बिंदु दोहरे अंशदान से जुड़ा है। यह ब्रिटेन में नियुक्त अस्थायी भारतीय कर्मियों को 3 वर्ष के लिए भी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। व्यापार समझौते प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, जिससे हमारे उपभोक्ताओं की किफ़ायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। मोदी सरकार ने गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत समर्थन दिया है, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं और मुक्त व्यापार समझौते पर बात आगे भी बढ़ाई है। सरकार ने किसी भी एफटीए पर हस्ताक्षर से पहले उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया है। यह जानकर खुशी होती है कि उद्योग जगत ने इस व्यापार समझौते पर समर्थन किया है। ब्रिटेन के साथ समझौते की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते के लिए एक मानक है। यह हमारे मूल हित के समझौते किए बिना वांछित समुदाय के लिए आकर्षक वैश्विक अवसरों के द्वार खोलते हैं। यह इस बात के एक प्रखर उदाहरण भी है कि नया भारत अब किस प्रकार है। सुख की चाह। दुनिया के हर व्यक्ति सुख की चाह में दौड़ता रहता है, जीवन भर खुशी चाहता रहता है, लेकिन सुख की यह बात कब पूरी होगी नहीं जानता। मृक्षा के भांति वो बस भटकता ही रहता है। सुख की चाह ऐसी प्रबल होती वह दुख का कारण बनते ही लगती है। सुख कब दुख में बदल जाते उसे पता ही नहीं चलता। जो सुख के क्षण उसके करीब आते वह उससे भी अनुभव नहीं कर पाता। उसे बड़ी खुशी के लिए लालसा रहती है, इसे दीर्घकालिक सुख चाहिए। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि उसका वर्तमान ही उसके सुख का कारण बन सकता है। अगर वह
अभी सुख का अनुभव कर रहा है तो निश्चित ही कल भी सुख सब ठीक ही होगा। अगर वे दुख और विपत्ति को भी हंसते हुए टालने पर हुनर हो जाए तो वह खुद के नागपास में कभी नहीं बांध सकता। फिर वह क्षण के सुख को जीने लगेगा, हर परिस्थिति में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। सुख की चाह में दुख की राह का पथिक बनना उचित नहीं। हमें लगता है कि भौतिक संसाधन सुख का कारण है, उनमें से हम सुखी हो जाएंगे, यह सत्य नहीं। संसाधन की अधिकता ही सुख का कारण हो, अंतिम सत्य नहीं। वास्तविक सुख हमारे हृदय के भीतर छिपा हुआ है। उस सुख की खोज में हमें स्वयं को हो करनी होगी। हमें अंतर्मन की ओर झांकना होगा। हमारे प्रति ऋषि मुनियों ने सभी संसाधन नहीं जुटाए, वो बड़े अट्टिलिकाएं नहीं बनाई, झोपड़ी में रहकर भी संतुष्ट। यही संतुष्टि उनके सुख का कारण है। जिन पर हम आवश्यकताओं से अभिलाषाओं का विस्तार करेंगे उतने दुख के निकट होंगे। सुखी होने का कई कारण हो सकते हैं। दूसरों के दुख देखकर, दूसरों की उन्नति देखकर, दूसरों की प्रशंसा कर कर भी सुखी हो जा सकते। बस हमें सुखी होने के लिए खुश रहने का अवसर मिलने की जो चाहिए। ललित शर्मा।